Come on our YouTube channel ब्रह्मकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। सो डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। एक ही दिन में दो वीडियो अपलोड की जा रही है। 2 मई 2025 की वीडियो मैं अभी भी अपलोड कर रहा हूँ। पीछे मैंने अभी 1 मई की वीडियो आपको अपलोड कर दी है। तो चलिए हम आज दो मई की जो करंट अफेयर उसके अंदर हम देखना स्टार्ट करते क्या है। तो इंडिया गेट्स यूएस सपोर्ट इन फाइट अगेंस्ट टेरर। तो कल आपको भी पता था कि कल जो हमारे मार्को जी है उन्होंने स्टेटमेंट तो क्या दिया था। उन्होंने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और जो इंडिया के जो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर है जैसे जयशंकर जी हैं या जो इंडिया से हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी बेसिकली बात करते हुए ये कहा कि आपको टेंशन को कम करना चाहिए और वॉर को नहीं करना चाहिए। वॉर में किसी को भी फायदा नहीं होता है। इसी के पलटवार में इंडिया ने कहा है यूएस को कि यूएस को उनका साथ देना चाहिए। इंडिया गेट्स यूएस सपोर्ट। इंडिया जो है उसको यूएस का सपोर्ट मिला आएगा अगेंस्ट द टेरर फाइट, यानी कि जब कोई टेररिस्ट या टेरर या आतंकवाद के खिलाफ जब वो फाइट करेगी तो अमेरिका जो यूएस जो है अमेरिका को उसको वो बेसिकली सपोर्ट मिलेगा। तो अमेरिका स्टैंड्स इन, यहाँ पे अमेरिका स्टैंड्स इन solidarity with the India and support its right to defend itself, say Hedges. Rajnath point out that Pakistan has a history of supporting and training terrorist organizations. तो ये जो हेजिस जी हैं उन्होंने जो यहाँ पे है डिफेंस, ठीक है ना, ये डिफेंस सेक्रेटरी जो है पिट हैजेंस हैज सॉरी पिट हैजिस्ट हैज पिट्स हैज जो पिट्स हैज जी हैं जो यूएस के बेसिकली सॉलिडेरिटीज बेसिकली यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बेसिकली राजनाथ सिंह जी को ये कहते हुए कहा है कि यूएस स्टैंड्स इन solidarity with the India and support its right to demand itself. He reiterated the strong support of the US government in India's fight against terrorism. बेसिकली वो कहते हैं कि इंडिया अगर आतंकवाद के खिलाफ फाइट करता है तो यूएस हमेशा उसके साथ रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो redefined, reaffirmed the US commitments to corporations with India against terrorism and urged India to work with Pakistan to de-escalate tensions. और पाकिस्तान को भी कह रहा है कि टेंशन को कम करने के लिए चीजें से हम इंडिया के साथ है टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने के लिए, ये मार्को जी ने कहा है। तो यूएस बीच में आ रहा है, यूएस कई बार अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना, और पुश टू पीस के लिए ये पुश कर रहा है कि शांति बनी रहे। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पहलगाम अटैक की वजह से जो टेररिस्ट आए थे, ये माना जा रहा है कि वो लश्कर ए तैयबा से थे, ठीक है ना, वो जो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटी हेजेस फोक्स विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि जो सॉलिडेरिटी है विद इंडिया एंड सपोर्ट इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ये ठीक है ना, तो इंडिया के साथ है यूएस, ठीक है ना, और यूएस गवर्नमेंट जो है स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, ठीक है ना, इंडिया को जब वो टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करता है। राजनाथ सिंह से इन अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द पाकिस्तान सेड दैट, सीधा पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि हिस्ट्री ये कहती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, सपोर्ट करता है और उनको फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ही अर्ज्ड द ग्लोबल कम्युनिटी टू एक्सप्लिसिट कंडेम टेररिज्म, से तो उन्होंने सभी पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को यह कहा कि उन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए टेररिज्म की और उनके साथ नहीं रहना चाहिए। यूएस Secretary of State Marco Rubio also spoke separately with, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जयशंकर जी के साथ सेपरेटली बेसिकली क्या कहा है, वार्तालाप भी करी है। रूबियो ने डी एक्सलेशन के लिए टेंशन को कम करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और जयशंकर जी ने ट्वीट भी किया है। जयशंकर जी ने फॉर्मली ट्वीट क्या किया है, उन्होंने कहा है डिस्कस द पहलगाम टेरर अटैक विद द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो or preparators, its preparators, pre, its perpetrators, packers and planners must be brought to justice. बेसिकली जो उनके सहयोगी होंगे, जो उनके बैकर्स होंगे, ठीक है ना, और जो षड्यंत्रकारी होंगे, जो उनकी बेसिकली प्लान कर रहे होंगे,
उनको सख्त से सख्त सजा उनको सख्त से सजा दी जाएगी और कानूनी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो यही बात चल रही है और उसके बाद ये भी बात कही है कि नेवल एक्सरसाइज उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज भी हुई ही थी, जिसके चलते हुए बेसिकली अरब सागर के अंदर टेंशन का माहौल है और दोनों आर्मी ने अपनी नेवीज को एलओसीज पर तैनात कर रखा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज जीएसटी मॉप अप एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.73 लाख करोड़ इन अप्रैल। ये कह रहा है कि जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल जो जीएसटी थी वो 2,19,00,000 के करीब थी, सॉरी 2,10 लाख करोड़ थी अप्रैल 2024 की। और अभी जो हमारे पास अप्रैल 2025 की जो जीएसटी रहेगी, इस साल की जो जीएसटी हमारे पास रहेगी, वो उसने बेसिकली 1 जुलाई जो भी हमारे पास है अप्रैल में जो है, वो उसका रिकॉर्ड 2.3 लाख आया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट आया है। जीएसटी आपको बता दूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि वस्तुओं पर लगता है, यानी कि चीजों पर लगता है, यानी कि सर्विसेज पे भी लगता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स के ऊपर भी लगता है यानी कि सामान के ऊपर भी लगता है, और सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। जैसे कि होटलों में आप जाते हैं तो होटलों में आपको जो सर्विसेज लगती है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और होटलों में जो सामान मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा यहाँ पर होता है। और उसका इंक्रीज हुआ है कितना, 2.73 करोड़ हमारे पास हुआ है, जो कि मैक्सिमम अभी तक का रिकॉर्ड लिया गया है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू फॉर अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 was about 2.73 lakh crore, the highest ever since GST was introduced in July 2017. This is a 12.6% increase compared to April 2024 when the GST collections was 2.10 lakh crore and the second highest till now. Goods and services tax. What is goods and services tax? गुड्स और सर्विसेज टैक्स हमारे पास क्या होता है, तो अगर मैं बता दूं तो पहले जीएसटी से पहले यानी कि 2016 से पहले होता क्या था, 2016 से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था और सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है ना, ये अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग स्लैब थे हमारे पास और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है ना, वो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आया तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है ना, उसके ऊपर सारी सर्विसेज की सब कुछ एक ही, उसको यहाँ पे परमिट करना, उसको सब कुछ यहाँ पे लाना, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी हमारे पास लगती थी। वेट हमारे पास लगता था, सर्विस टैक्स हमारे पास लगता था। सर्विस टैक्स हमारे पास जैसे होटलों के अंदर हो गया या कोई भी सर्विसेज वाला वर्क हो गया उसके ऊपर, जैसे कि अगर मैं कस्टमर केयर की बात कर लूं या किसी के ऊपर भी बात कर लूं तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो हमारे पास कौन सा टैक्स होता था, सर्विसेज टैक्स लगता था। इसी तरीके से कुछ एक टैक्स वेट हमारे पास होता था, एक वेट कुछ एक पर्टिकुलर चीजों के ऊपर लेता। वेट जो था पर्टिकुलर चीजों की, जैसे लिक्कर हमारे पास होती है, शराब जो हमारे पास होती है, ठीक है ना, उनके ऊपर हमारे पास क्या लगता था, वेट। जो लग्जूरियस चीज थी ना, लग्जूरियस चीज थी, उनके ऊपर सर्विस एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, उनके ऊपर वेट भी लगता था। गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर आप लग्जूरियस चीजें आप लेना चाहते हैं, सपोज आप शराब पीना चाहते हैं, लिक्कर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सपोज अगर सिगरेट हो गई हमारे पास, धूम्रपान की जितनी चीजें होती है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो लगती लगती थी, उसके ऊपर वेट भी लगता था। वेट एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड टैक्स था। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब कि उसकी वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स ऐड किया गया है। उसकी वैल्यू इन द सेंस कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि लोग उसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू हमारे पास जी नहीं। जैसे कि अगर मैं तंबाकू की बात करूं तो जैसे दारू की बात कर लूं या लिक्कर की बात कर लेता हूं, शराब की बात कर लेता हूं, तो शारू सॉरी शराब जो होते हैं हमारे पास, क्या होता है शराब के अंदर, लोग बेसिकली बिना खाए रह जाएंगे, मतलब बिना दारू के नहीं रह पाएंगे। कई बार शराब इस तरीके से इंपॉर्टेंट लोगों के लिए हो जाती है, इसीलिए इसको वैल्यू एडिड, इसके ऊपर वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स। अब जो 2016 के बाद इस वैट को खत्म कर दिया गया, जितने टैक्सेस थे सबको खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास उनके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 101 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके अंदर। ठीक है ना, और आर्टिकल 246 का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने, ठीक है ना, और स्टेट पार्लियामेंट ने और सेंट्रल पार्लियामेंट ने मिलाकर इसके ऊपर एक लॉ बनाया था। आर्टिकल 246 क्या कहता है, आर्टिकल 246 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी लॉ को अमेंड करने की।
आगे बात समझ में। आर्टिकल 269 क्या कहता है? आर्टिकल 269 कहता है डील विद द इंटरस्टेट ट्रेड एंड द लेवाई ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। तो इंटरस्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड्स होती है उसके ऊपर जितने भी हमारे पास टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर डील करता है। आर्टिकल 269 279 क्या करता है? प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स विच मेक रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी रेट्स एग्जम्पशंस, जीएसटी रेट्स एग्जाम्पशंस, ठीक है ना। और हमारे पास कई चीजें ऐसी रह जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखेंगे, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017, सॉरी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी रोल्ड आउट हुआ था। जीएसटी यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था, जीएसटी के बारे में चीजें बतानी स्टार्ट हुई। तो एक बात जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, 2016 के अंदर आया था, 101 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इससे पहले वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी तो हालांकि अब भी लगती है, लेकिन जीएसटी, वैट और सर्विसेज टैक्स को मिला करके जीएसटी हमारे पास उसके अंदर आने स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो एक्साइज ड्यूटी भी इनको सबको मिला करके एक ही टैक्स बना दिया था। इसका स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स, जिसे जीएसटी के अंदर लाया गया था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोदी मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स। सबसे पहली टर्म तो इसको देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी को। ये इकोनॉमी की टर्म आ रही है और एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का 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 रहेगा। दोबारा बता रहा हूं। ऑरेंज इकोनॉमी होती कौन सी है? पहले बात पे देखते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी एक्चुअल में वो इकोनॉमी होती है, यानी कि वो आय का साधन होती है, वो कमाई होती है जो कि सोशल मीडिया से आती है। उसे हम, जो इकोनॉमी सोशल मीडिया से आती है, यानी कि जो डिजिटल मीडिया से आती है, जो डिजिटलाइजेशन से आती है, उसे हम बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी में रखते हैं। जैसे कि यूट्यूब के अंदर जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनको जो कमाई आती है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको जो कमाई आती है, और डिजिटली जितने भी हमारे पास ऐप को बेच करके जो कमाई आती है, चाहे साउंड में चाहे वर्चुअल में, जैसे कि वीएफएक्स की बात कर लेता हूं मैं। वीएफएक्स वीएफएक्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मूवीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और वीएफएक्स से आप कोई भी इमेजिनेशन को, हाइपोथेटिकल चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। और स्क्रीन के ऊपर बना करके उसको, जैसे फिल्मों में जो यूज होता है, वो हमारे पास वीएफएक्स से है। जैसे कि बाहुबली मूवी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वीएफएक्स का क्या किया गया, यूज किया गया है। तो वो डिजिटल ऐप, तो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल से जितनी भी कमाई होगी वो हमारे पास कौन सी? ऑरेंज इकोनॉमी होगी। और मोदी जी ने कहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी जो है एक नई चलती ही वेव है, और यह हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑरेंज इकोनॉमी में, ऑरेंज इकोनॉमी जो होगी हमारे कल्चर को, हमारी चीजों को, हमारी बहुत सी चीजों को बढ़ावा देना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे इन्होंने कहा भी है, यहाँ पे देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी आल्सो नोन एज द क्रिएटिव इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी activities that leverage creativity cultures and intellectual property to generate wealth and jobs। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम पे जैसे वीडियो बनती है, ठीक है ना, मराठी कल्चर्स के ऊपर जो गाने होते हैं, ठीक है ना, मराठी के जो गाने होते हैं, मराठी कल्चर के ऊपर चीजें होती है। अगर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर, लखनऊ के अंदर, अरे ठीक है ना। और अलग अलग जैसे कि रिचुअल्स के ऊपर भी या कहीं पर भी जैसे भी वीडियो बनती है, जैसे कि अगर हम उसकी बात कर लें, वीडियो बनती है हमारे पास किसकी, जितनी भी हमारे पास जो हमारे पास डांस फॉर्म्स होती है, हमारे पास पुरानी जितनी भी हमारे पास भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजन की जो है वो हमारे पास डांस फॉर्म्स हमारे होती हैं। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमी हमारे पास आती है डिजिटली, उसे हम क्या कहते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यूएस गेन एक्सेस टू यूक्रेन मिनरल्स। चलिए भाई, यूएस को एक्सेस दे दिया है किस चीज का? मिनरल्स का। कहां से मिनरल्स का? यूक्रेन से मिनरल्स का। यूक्रेन ने यूएस के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते के अंदर एक एग्रीमेंट ग्रांट किया है अमेरिका को, जिसके अंदर वो यूक्रेन, जिसके अंदर यूक्रेन वास्ट मिनरल रिसोर्सेज नेशन, this is finalized a deal month in the making that could enables continued military aid in Kyiv. The development comes in this सॉरी कीवी के अंदर, काइव के अंदर, एक्चुअल में काइव होगा, तो काइव के अंदर बेसिकली एक, जितने भी हमारे पास है काइव के अंदर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है उसका एक्सेस दे दिया है यूक्रेन ने, किसको? यूएस को दे दिया है। और क्यों दिया है आपको भी पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर चला हुआ है पिछले 2.5 सालों से। आई थिंक 2000
21 या 22 के अंदर ये वॉर हुआ था स्टार्ट, और जब से लेकर अब तक वो चल रहा है। इतना ज्यादा यूक्रेन वॉर कर रहा है, उसके अंदर जो यूएस है, ठीक है ना, वो हेल्प कर रहा है किसको, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करना स्टार्ट कर रहा है किसको, यूक्रेन को, यूएसए कर रहा है। इसी वजह से यूक्रेन इतना ज्यादा टाइम रशिया के साथ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या बात करते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या देखो तो यूएस एंड यूक्रेन ऑन वेडनेसडे साइंस एन एग्रीमेंट ग्रांटिंग अमेरिकन एक्सेस टू द यूक्रेन्स वास्ट रिसोर्सेज, ठीक है ना। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड द डील रिफ्लेक्ट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू फ्री एंड सॉवरेन यूक्रेन। तो ये कमिटमेंट रहेगी लॉन्ग टर्म यूक्रेन को, किसके लिए, फ्री एंड सोवियत, बेसिकली फ्री एंड सोवियत रहने की, यानी कि इंडिपेंडेंट और वो रहने की, अपने पास आत्मनिर्भर रहने की। ट्रम्प कमिट में comments that agreement ensure the US get more from Ukraine that it contributed, highlighting the focus on getting values in returns of Americans aid। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो अमेरिका के लिए हेल्प करी है, अमेरिका उससे ज्यादा यूक्रेन की हेल्प करेगा और उनको कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ेगा और उनकी हेल्प करता रहेगा कई चीजों में। चलिए अब थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। क्या है रशिया यूक्रेन वॉर? अगर करंट सिचुएशन देख लो रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर, द वॉर हैज बिकम a grinding high-tech settlement, especially in the eastern and the southern Ukraine. Both sides are using drone, missiles and basically ये बहुत हाई टेंशन है चीजें हैं। अभी सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी शांति वार्तालाप चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि शांति वार्तालाप हो जाए पुतिन जी के बीच में और जेलेंस्की के बीच में। तो लेकिन यहाँ पर जो है जो बोथ साइड्स इज, ठीक है ना, अब इनके बीच में फाइट कौन सी हो रही है, फाइट दोनों तरीकों से हो रही है। ट्रूप्स के थ्रू भी हो रही है, यानी कि पैदल वो बेसिकली ट्रूप्स जो सिपाही है उनके थ्रू भी होते हैं, ड्रोन्स भी जा रहे हैं, ड्रोन के ऊपर मिसाइल्स भी दागी जा रही हैं, और साइबर वॉर भी हो रहा है उनके ऊपर। यूक्रेन कंटिन्यू टू रिसीव सिग्निफिकेंट मिलिट्री एड फ्रॉम द यूएस, यूक्रेन को यूएस से मिलिट्री हेल्प मिल रही है, एंड यूरोप थ्रू पॉलिटिकल शिफ्ट like Trump influence could affect that. Russia control a part of eastern Ukraine but faces heavy resistance, and रशिया ने बेसिकली क्या कर लिया है, जो ये रशिया ने बेसिकली जो ईस्टर्न यूक्रेन होता है इसका उसको ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी कि उसको अपने हिस्से में ले लिया। चलिए सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, यूएस और यूरोप, यूरोप जो है वो क्यों साथ दे रहा है किसका, यूक्रेन। आप सबसे पहले तो एक बात इसकी हिस्ट्री देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री किसकी, यूएस और सॉरी रशिया और यूक्रेन की। देखो ये यूक्रेन है और ये रशिया है। आपको मैं बता दूं, अगर सही से देखें आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, ये यूक्रेन है एंड दिस वन इज रशिया। आपको मैं बता दूं रशिया पहले इतना नहीं था, रशिया पहले इतना था, ये सारा रशिया था, ये एक्चुअल में बताऊं तो ये भी क्यों कहूंगा, ये यूक्रेन पहले ये सारा का सारा रशिया का हिस्सा, सारा का सारा। इसे हम यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर, ठीक है ना, यूनाइटेड, बेसिकली इसे हम यूएसएसआर कहते थे, ठीक है ना, रशियन रिवॉल्यूशन का, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। ये बात हम स्टार्ट करते हैं 1917 से पहले। सबसे पहले तो 1917 पे देखिए, 1917 के अंदर रशियन एम्पर, ठीक है ना, जो था उनका इसके ऊपर राज था। रशियन एम्पर जो हमारे पास थे, वो राजा थे, यहाँ पे रशिया में तो राजा का राज था। तो वहां पे बेसिकली लोगों ने अपनी अपनी वो क्या कहते हैं कि ये लोकतंत्र वहां पे लाना चाहा, रिपब्लिक रिपब्लिक थिंग्स लानी चाहिए वहां पे। लोकतंत्र लाने के लिए वहां पे रिवॉल्यूशन हुए, जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर लोगों ने रिवॉल्यूशन करे, रिवॉल्यूशन करने के बाद उनकी एक पार्टी बनी, रिपब्लिक पार्टी, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली किसी और को इलेक्शन नहीं लड़ने देती थी, और टोटल टोटल वहां पर गवर्नमेंट का सारा राज था। रशिया के अंदर मोस्टली राज गवर्नमेंट का था, यानी कि वहां पे प्राइवेटाइजेशन था ही नहीं। गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से नियुक्त करती थी, गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से सब कुछ करती थी। रिपब्लिक ये तो 1917 से चलना स्टार्ट हुआ। रशिया के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो अगर 1900 इसकी यूक्रेन की बात करूं, तो अब हुआ क्या 1919 के अंदर, 1919 के आसपास, 17 के आसपास, 1917 से पहले की बात है, 17 के आसपास या 17 से पहले हमारे पास
इसके अंदर विद्रोह होने लग गए। रशिया के अंदर इंटरनल विद्रोह होने, रशिया के अंदर इंटरनल विद्रोह होने की क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें कर रही थी, और जिससे कि आम लोग जो थे उनको भुखमरी, उनको कई चीजों का सामना करना पड़ रहा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी चीजों के साथ। लेकिन इसके जो पड़ोसी देश है ना, यहाँ पर भी इंग्लैंड के यूरोपियन देशों का राज था, और यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सबसे पहली रिवॉल्यूशन, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो यहाँ पर, ये जो इस्टोनिया है यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ। जैसे इस्टोनिया के अंदर होना स्टार्ट हुआ, इस्टोनिया के अंदर आंदोलन से क्या रहा, पहली बार कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन में आई और वो जीत भी गई। जैसे ही जीत गई, धीरे धीरे करके ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे विद्रोह करने लगे, सारे के सारे विद्रोह करके ये क्या करने लग गए, जीतने लग गए। इसी बात का रशिया को, रशियंस जो यहाँ पे रशिया के लोगों को दिखने लग गया, रशिया के लोगों को खलने लग गया। रशिया के लोगों ने भी विद्रोह करना स्टार्ट हुआ, और वहां से यूक्रेन भी ने भी अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। यह बात थी, अगर मैं बात करूं 1922 की, 1922 तक आते आते 1919 के अंदर आंदोलन होने शुरू हुए। धीरे धीरे देशों ने अपने आप को, खुद को ही स्वतंत्र मारना स्टार्ट कर दिया, और उनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन अब अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया। और अब जो यूएसएसआर जो था, बेसिकली जो रशिया था 1917 के बाद जो हमारे पास था, रशिया चार रिपब्लिक में बदलना स्टार्ट हुआ था। रशिया जो था, रशिया चार रिपब्लिक में बदले, रशिया बेसिकली चार बड़े हिस्सों में था यूएसएसआर। सही बताऊं तो यूएसएसआर चार बड़े हिस्सों में था, रशिया भी क्या कहूंगा मैं आपको, यूएसएसआर चार बहुत बड़े हिस्सों में था। ठीक है ना? जैसे पहला हिस्सा अगर मैं बात करूं, जैसे चार बहुत बड़े हिस्सों में, एक था यूक्रेन, एक था रशिया, ठीक है ना, एक था, दैट इज कॉल्ड बी बेलारूसियन, और एक हमारे पास था ट्रांजिशियंस, दैट इज कॉल्ड, एक हमारे पास था ट्रांसोशियंस, ट्रांसोशियंस था हमारे पास, एक ट्रांसोशियन, एक हमारे पास ट्रांसोशियन। ये चार बड़े हिस्से। लेकिन यूएसएसआर में सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? रशिया का था, सबसे नंबर वन पे ये। और दूसरा कौन था? तो यूक्रेन हमेशा से अपने आप को अलग करना चाहता था, यूक्रेन हमेशा से अपने आप को अलग करना चाहता था रशिया से, क्योंकि ये वो कहता था कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारी चीजों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब हमें चीजें अच्छे से नहीं मिल रही है। और रशिया को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है यूएसएसआर के अंदर, और रशिया में ही डेवलपमेंट होता है, हमारे पास डेवलपमेंट नहीं होता, इकोनॉमी ठीक नहीं है, एंड सो ऑन। वहां से जो ये यूक्रेन था ना, यूक्रेन अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, लेकिन यूक्रेन की जो जनसंख्या थी वो भी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक के अंदर रशियन लवर थे, एक के अंदर यूक्रेनियन थे। एक जो यूरोपियन थॉट्स को फॉलो करते थे, एक जो थे वो यूएसएसआर की थॉट्स को फॉलो करते थे। एक को क्या था, यूएसएसआर को चाहिए था, एक क्या था, यूक्रेन को। तो यूक्रेन खुद अपने आप में दो हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे ही यूक्रेन अपने आप में दो हिस्सों में बटा हुआ था, तो आगे चलकर हुआ क्या, रशिया ने यूक्रेन को कहा, बेसिकली अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड कहाँ हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड अगर मैं बात करूं, तो एक तरफ तो यूरोप थे, और एक तरफ यूएसएसआर थे। यूएसएसआर मतलब रशिया था, चाइना, और ये सारे अलग तरीके से थे, अलग साइड में थे, और यूरोप, इंग्लैंड, ये सारे वर्ल्ड वॉर के दौरान एक साइड थे। तो उस टाइम यूरोपियंस ने, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारे पास हुआ, जो जैसे भी हमारे पास रहा, यूरोपियन ने बेसिकली एक संगठन बनाया, यानी कि ये सभी के सभी देश इकट्ठे हुए और एक संगठन बना जिसे हम नाटो कहते हैं। यानी कि यूरोपियन कंट्री ने मिलकर के एक संगठन बनाया, उस यूरोपियन कंट्री के अंदर यूएसए भी शामिल था। उस संगठन में उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बात सुन लो, सारे के सारे अपोजिट वाले यूएसएसआर वाले जितने भी ऐसा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, अब हमने शांति समझौते के ऊपर साइन किया। कोई भी कंट्री नाटो के अंदर जो कंट्री शामिल है उसके ऊपर कभी भी आक्रमण अटैक नहीं कर सकती। अगर उसके ऊपर वो अटैक करेगी तो इसका मतलब उसने सभी देशों के ऊपर अटैक कर दिया, फिर सभी के सभी देश मिल करके उसके ऊपर अटैक देंगे। सपोज कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान यूएसएसआर यानी कि इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण कर देता है, तो इसका मतलब उसने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया, उसने नाटो के ऊपर आक्रमण कर दिया, नाटो के ऊपर जितने भी देश आते हैं उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उन सभी ने क्या करा, तो वो सारे के सारे देश कजाकिस्तान से ही लड़ेंगे।
ये नाटो है। और नाटो के अंदर यूक्रेन ये चाह रहा था कि मैं नाटो के अंदर चला जाऊं, क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बटा हुआ था, रशियन में और यूरोपियन में, और कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा वो यूरोपियन के अंदर मिल करके यूरोप के अंदर मिलना चाह रहा था और नाटो के अंदर मिलना चाह रहा था। रशिया कह रहा था कि भाई यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होना चाहिए, और यूक्रेन अगर नाटो में सीधा शामिल होता है तो सीधा सीधा युद्ध की धमकी होगी उसके लिए। वो चाहता है कि रशिया के साथ युद्ध हो। क्यों? क्योंकि इधर यूरोपियंस है, इधर यूरोपियंस है, इधर रशियंस है, और ये वाला जो हिस्सा है, अगर यूक्रेन यूरोपियंस के साथ मिल गया तो इससे क्या होगा, रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि उनसे जो जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रेटेजिक्स है, वहां से रशिया कमजोर हो जाएगा, और रशिया बेसिकली क्या हो जाएगा, उसके ऊपर यूरोपियन आराम से आक्रमण कर सकते हैं। ये रशिया का कहना था। लेकिन यूक्रेन माना नहीं, और यूक्रेन ने 2022 के अंदर नाटो के समझौते के ऊपर बात कही, और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मान गए थे। और ये बात 2015-14 के अंदर भी हुई थी, लेकिन उस समय रशिया ने यूक्रेन को बहुत गंदा हड़काया था और बहुत अच्छे से उनको धमकी दी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन डर करके पीछे हो गया था। लेकिन 2022 के अंदर यूक्रेन फिर कूद गया, और जैसे ही इसके अंदर कूदना स्टार्ट हुआ, इसकी मीटिंग में बैठना स्टार्ट हुआ, वैसे ही रशिया ने बेसिकली अपने ग्रुप स्विच करा आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और आपको बता दूं, रशिया ने बहुत सा, ये वाला हिस्सा तो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और इस वाले हिस्से में तो रशिया खुद रन कर रहा है यूक्रेन को एज अ रशियन मिलिट्री। और यूक्रेन अभी रशिया के साथ फाइट कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन के साथ फाइट कर रहा है। और इसको एड मिल रही है किससे? इसको एड हेल्प मिल रही है बेसिकली, इसको हेल्प मिल रही है उनसे। बेसिकली क्या कहूँ कि यूएस से इसको इनको हेल्प मिल रही है। आई होप आपको शॉर्ट में ये चीज समझ में आई होगी कि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यूक्रेन बना रशिया से ही, पहले ये यूएसएसआर था, ठीक है ना। और रशिया और यूक्रेन दो मेन हिस्से थे, क्योंकि तो वो ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो सर्दी बहुत है ऊपर यूएसएसआर के अंदर, तो वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, तो पॉपुलेशन इसी एरिया में बहुत ज्यादा होती है, सही बताऊं तो। इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और इस एरिया में पॉपुलेशन होने की वजह से एक यूक्रेन था, एक रशिया था। इन्हीं एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्हीं का ही बहुत ज्यादा महत्व था, बाकी चीजों का महत्व इतना नहीं था। आ रही है बात समझ में? तो वहां से यूक्रेन पहले से ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, जिसकी वजह से रशिया कह रहा था कि नहीं, आप नाटो के अंदर नहीं मिलेंगे, और नाटो के अंदर मिलने के बाद तो बस इनके बीच में युद्ध हुआ, और वो युद्ध आज भी चल रहा है। आई होप आपको चीजें समझ आ आई होगी। यहाँ पे आज की क्लास मैं अपनी खत्म करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और करंट अफेयर में अगर आपको कोई और टॉपिक ना समझ में आता हो, और कोई और टॉपिक आपको समझना हो सरल भाषा में, आसान भाषा में, तो आप ब्रह्म कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के ऊपर जा करके कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आपके कमेंटों को मद्देनजर रखते हुए भी क्लास मनाई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।